अगली रीडिंग पड़ेगी हम लोगों की आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब हम लोग सीखेंगे कि जो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये क्या बताती है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन किसी मेटल की सरफेस पर सतह पर आके पड़ते हैं तो इनके अंदर भैया फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर जब हम लोग किसी सोर्स से, प्रकाश के सोर्स से हम लोग जब इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं तो होता क्या है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, यहाँ से निकल करके बाहर जाते हैं। और बताया था निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते थे फाई नॉट। और फाई नॉट का मान होता था किसके बराबर, एच न्यू नॉट के। तो ये होता था हमारा फाई नॉट। अब कहा था कि जो ये हमारा फोटॉन यहाँ से एनर्जी लाता है वो कितनी लेकर के आता है, एच न्यू के बराबर, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमारा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी थी कि जो इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू है इसका मान या तो बराबर हो किसके, देहली फ्रीक्वेंसी के, या तो क्या हो उससे ज्यादा हो। तो इसलिए जो ये फोटॉन है, ये फोटॉन क्या करता है, अपनी एनर्जी का प्रयोग दो तरीके से करता है। कितने रूप से करता है, दो रूप से। यानी एनर्जी के अपने दो भाग कर लेता है। एक भाग किसको दे देता है, फाई नॉट को। अच्छा, जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई यहाँ से निकल गया है तो उसने कितनी ऊर्जा ग्रहण कर ली है, फाई नॉट वाली ऊर्जा ग्रहण कर ली है। लेकिन उसके बाद भी जो ये न्यू वाला मान है इसका मान लीजिए, इसका मान यहाँ पर 100 था और जो हमारी फाई नॉट का मान था ये है मान लीजिए 50। यानी 100 ये ऊर्जा लेकर के एक फोटॉन आया, 100 ऊर्जा इसने इलेक्ट्रॉन को मारी, इलेक्ट्रॉन ने 50 ऊर्जा खर्च की अपनी, 50 को लेकर कहाँ गया, बाहर। अब इसके पास कितनी ऊर्जा बची होगी, 50 ऊर्जा। तो इस 50 ऊर्जा इसने फाई नॉट ने खा ली। जो 50 ऊर्जा बची है उस 50 ऊर्जा का प्रयोग क्या करता है, जब एनर्जी इसको मिल गई है तो ये इधर उधर भागता है। तो ये 50 ऊर्जा किसमें खर्च कर देता है, ये अपनी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी में। तो जो हमारे फोटॉन की जो ऊर्जा है वो फोटॉन की ऊर्जा दो रूपों में कार्य करती है। सबसे पहले तो कार्यफलन में कार्य करेगी कुछ, और उसका जो शेष भाग होगा वो क्या करेगा, गतिज ऊर्जा को दे देगा। जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा हो पाएगी उतना मान उसको गतिज ऊर्जा को दे दिया जाएगा। तो अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए एच न्यू हमने डाली किसी के ऊपर, किसी मेटल सरफेस के ऊपर जो हमने एच न्यू प्रकाश की ऊर्जा डाली। अब एच न्यू में से जो है उसने कुछ भाग खा लिया, किसने, फाई नॉट ने। और जो इससे बचा वाला भाग होगा वो किसको मिल जाएगा, काइनेटिक ऊर्जा को। तो यही काइनेटिक ऊर्जा क्या बन जाएगी, अधिकतम। और ये नियम भी एकदम सही है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना ही बदला जा सकता है, ना ही ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो यहाँ पर ऊर्जा को हमने, फोटॉन की एच न्यू ऊर्जा को हमने बदल दिया है किसमें, फाई नॉट में, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। साथ ही साथ जब ऊर्जा हमारे पास ज्यादा है तो हमने वो ऊर्जा दे दी इलेक्ट्रॉन को कि जाइए आप गतिज ऊर्जा करिए, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाइए। तो ये हो गया हमारा क्या, यही समीकरण क्या कहलाती है, हमारी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। अगर इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एच न्यू तो एच न्यू है हमारा, फाई नॉट का मान होता है एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाली। अब उसके बाद इधर प्लस का इधर उठा लाएंगे, का हो जाएगा माइनस का, और हमारा न्यू हो जाएगा कॉमन, एच कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा रहेगा, न्यू नॉट। तो ये भी हमारा बन सकता है क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो प्रकाश वैद्युत समीकरण ये भी है और ये भी है। बस ये है, इसको आप पक्षांतर करके किसी भी तरीके से समीकरण बना सकते हैं। तो इसमें कहेंगे क्या कि जो हमारे प्रकाश स्रोत के फोटॉन की ऊर्जा का प्रयोग कितने रूप से किया जाता है, दो रूप से।
जो ऊर्जा का एक भाग जो है कार्यफलन के रूप में प्रयोग होता है तथा शेष बचे हुए ऊर्जा का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है। और इन दोनों से ही क्या बन जाती है हमारी प्रकाश वैद्युत समीकरण। यानी ये जो हमारी फोटॉन की ऊर्जा hν है, hν का कुछ भाग खर्च कर लिया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल गया तो जो ऊर्जा बची रहेगी उसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, काइनेटिक ऊर्जा के बराबर। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से जो फोटॉन की ऊर्जा जा रही थी वो ऊर्जा थी केवल और केवल 50 ही। जब 50 जा रही थी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए भी कितनी, 50 ही। तो क्या करेगा, ये सारी की सारी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 50 में। जब 50 पूरी खर्च हो गई है तो बताइए जब 50 खर्ची हो गई तो काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को क्या ऊर्जा मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0। यानी जो शेष बची हुई ऊर्जा होता है उसका ही प्रयोग सबसे पहले किसमें किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ऊर्जा का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नंबर 1 पर आपको निकालना है तभी तो उसको आप भगा पाएंगे। तो पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, फिर दूसरे नंबर पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ानी होगी। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर एक कोई छोटा बच्चा हो तो उसको कार्य कराने के लिए कम से कम कितने बिस्किट चाहिए, 1। अगर आपने 1 से ज्यादा दे दिए तो वो कार्य भी करेगा और पूरे घर में क्या बनाएगा, नौटंकी भी मचाएगा। तो इसी तरह हमने बताया था। अब चलते हैं, इसको हम लोग लिखकर जो है आगे सॉल्व करेंगे, फिर इसके केस देखेंगे। चलिए साथ में ही हम इसके केस भी सॉल्व कर लिए जाए। क्या है, मान लीजिए इसके अंदर 3 केस होते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे कि यदि हम लोग क्या करें, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो ये फ्रीक्वेंसी का फोटॉन गिर रहा है इसका मान हमने क्या कर दिया, ν0 से कम कर दिया। अगर बताइए इस फ्रीक्वेंसी का मान हमने ν0 से कम कर दिया तो बताइए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे कि तो धारा भी हमारी नहीं बहेगी। दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, अब की बार न्यू का मान कर दिया बराबर किसके, ν0 के। तो हमारे इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे बाहर, क्योंकि φ0 के बराबर हमें जो है मिल जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये नहीं होगी। अब तीसरा केस क्या बनेगा, मान लीजिए अब की बार हम लोग क्या करें, इधर देखिए, अब की बार हम लोग क्या करते हैं केस 3 में कि अब की बार हमने क्या किया, जो हमारी न्यू है इसका मान हमने क्या कर दिया ज्यादा, ν0 से। तो इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर भी निकलेंगे, यानी φ0 भी मिल गया इसको, साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगी इसको, काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। यही समीकरण क्या हो जाती है, प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, फिर चलते हैं इसके अंदर तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से निकलने वाले फोटॉन की ऊर्जा होती है hν, और उत्सर्जन के लिए सबसे पहली बात ये होती है जो फोटॉन की आवृत्ति है उसका मान देहली आवृत्ति से ज्यादा होना चाहिए या क्या होनी चाहिए, उसके बराबर। तो गिरने वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन को पहले सबसे नंबर 1 पर क्या करता है, कार्यफलन के बराबर ऊर्जा देगा। और कार्यफलन का काम ये होता है कि मुक्त सतह करा देना, यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारे मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको बस सतह से बाहर निकालने का काम करता है कौन, कार्यफलन। अब मान लीजिए ऊर्जा हमारे पास कार्यफलन से थोड़ी ज्यादा है तो उस ऊर्जा को शेष किस में बदल देगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। तो फोटॉन की ऊर्जा का प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है, नंबर 1 पर कार्यफलन में, और शेष बची हुई ऊर्जा का प्रयोग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में किया जाता है। और इसी यही बात जो यहाँ पर थ्योरेटिकली बताई गई, यहाँ पर समीकरण के रूप में बताई गई कि फोटॉन के पास कुल ऊर्जा थी hν, और hν में से कुछ ऊर्जा इसने खर्च कर दी φ0 पर, और बची हुई ऊर्जा किस पे खर्च कर दी, काइनेटिक एनर्जी पर। φ0 का मान ये होता है, यहाँ से हमने ये मान रखा, ये प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो h दोनों में से कॉमन हो जाएंगे, बीच में माइनस है तो ये कॉमन करके काइनेटिक एनर्जी का ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। तो यही समीकरण हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब पहले केस में क्या करेंगे, यदि आवृत्ति का मान हम लोग देहली आवृत्ति से कम कर देंगे, यानी आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम कर दिया है, तो ये जो हमारा 50 यहाँ पर जो φ0 है इसका मान 50 है, तो इसका मतलब आवृत्ति का मान कर दिया तो आपके फोटॉन की ऊर्जा भी क्या हो गई है, कम।
और जब इसकी ऊर्जा 40 हो गई है, इसको जरूरत है निकालने के लिए 50, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता। इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। यदि हम क्या करें, आवृत्ति दोनों की बराबर कर दें, यानी फोटॉन की आवृत्ति साथ ही साथ जो हमारी देहली आवृत्ति है, इन दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे, क्योंकि न्यू नॉट का मतलब है कि आप उसको जो है फाई नॉट दे रहे हैं। न्यू नॉट का मतलब क्या है, आप उसको फाई नॉट दे रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन निकलकर बस रुक जाएगा, उसके पास गतिज ऊर्जा नहीं होगी। लेकिन आप अगर उसने क्या किया, आपने फोटॉन की आवृत्ति क्या कर दी, ज्यादा दे दी, यानी जो देहली आवृत्ति है उससे भी आपने ज्यादा दे दी, तो पहला काम तो होगा वो फाई नॉट से खर्च करेगा और बाहर निकल आएगा। फिर उसके बाद जो बची हुई आवृत्ति है उसकी ऊर्जा बना करके वो क्या करेगा, गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयोग करेगा। और यही समीकरण कहलाती है हमारी आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब इसको हम लोग लिखते हैं, आपको जो है लिखा लिखाया मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर।